नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 31 जनवरी को हुए सीटेट के पेपर की चर्चा करेंगे। इसका जो सेकंड पेपर है उसके सामाजिक अध्ययन विषय, सामाजिक विज्ञान विषय में आए कुछ प्रश्नों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो कुछ शरद ऋतु को लेकर प्रश्न था। उसके संबंध में ABC करके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न अलग अलग सेट्स में अलग अलग नंबर्स पर हो सकते हैं, सफल होते रहते हैं और ऑप्शंस भी सफल हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और इससे संबंध में जो भी आपका सेट हो उसके आधार पर आप उसमें प्रश्न ढूंढकर अपने आंसर चेक कीजिएगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो शरद ऋतु के संबंध में था और उसमें इसे मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया गया। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थलों की ओर चलती हैं। और सी इसमें जो ऑप्शन दिया गया कि यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो जिन लोगों ने मेरी क्लास की है, रेगुलर क्लास की है, जिसमें मैंने मानसून के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है नीलांचल क्लासेस पर, तो वहाँ आप लोगों ने इन तीनों के विषय में अच्छे से दिया होगा। तो जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को पूरा किया इसका आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट A, B और C और D, A, B, C तीनों ही जो हैं वो इसमें गलत होंगे। 24 का आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। A, B, C सभी इसमें गलत होंगे, सभी इसमें गलत होंगे। क्या A, B और C जो हैं वो सभी इसमें गलत होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न भी बड़ा ही आसान प्रश्न था, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। इसको भी करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर सीधा सा है ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, कोई भारी प्रश्न नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। और इसके साथ ही अगला प्रश्न भी बेहद आसान प्रश्न है और जिसने ज्योग्राफी की क्लास पूरी की है, मैंने पूरी ज्योग्राफी की जो क्लासेस कराई हैं उसमें से ये प्रश्न बिल्कुल सीधा आया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और दूसरा बोला हुआ है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो वायुमंडल की संरचना को जब मैंने बताया है कि एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तो जो समताप मंडल है उसकी स्थिति को इसमें बताया है। तो मध्य मंडल की स्थिति को बताया है। तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य मंडल होगा। मध्य मंडल में उल्कापिंड आकर जलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर तापमान में निरंतर गिरावट होती है, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट होती है, फिर समताप मंडल में बढ़ती है, फिर क्षोभ मंडल, मध्य मंडल में गिरती है। तो एक बार डिक्रीज होता है, एक बार इंक्रीज होता है, इस तरीके से तापमान बढ़ता घटता रहता है। तो यहाँ पर उल्कापिंड किस क्षेत्र में आगे जलना शुरू हो जाते हैं? मध्य मंडल में। तो इसका आंसर मेसोस्फीयर होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न भी बिल्कुल सटीक आंसर है और बस थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि तापन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, या बहिर्मंडल में होने वाली गर्मी के साथ। तो इसका सीधा सा आंसर है इंसोलेशन को कह रहा है। आतापन यानी कि इंसोलेशन को कह रहा है, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात हो रही है। इनकमिंग इंसोलेशन का क्या मतलब होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सीधा सीधा ये किससे संबंध रखता है? सूर्य ऊर्जा के साथ संबंध रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य ऊर्जा के साथ। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, वनों को बताया गया है और इसमें वनस्पति के संबंधित जो कक्षाएँ हमारी चली थी उससे ये बिल्कुल सीधा और सटीक प्रश्न पूछा गया है कि शंकुधारी वन और उनके सामने वन दिए हुए हैं, उनके सामने उनका कुछ उसकी विशेषताएं दी हुई हैं जिसके साथ मिलान करने को इसमें बोला गया है। तो इसमें से शंकुधारी वन है, तो शंकुधारी वन के जो काष्ठ होंगे, लकड़ियाँ होंगी, वो कैसी होंगी? नरम काष्ठ के होते हैं। भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ होती हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार दृढ़ काष्ठ के होते हैं और शीतोष्ण सदाबहार वन यहाँ पे महाद्वीपों के पूर्वी में आ गए। तो हम ये देख सकते हैं कि तो जो इसका आंसर होगा, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, यानी कि जो ए है, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया और सी का 2 हो गया और डी का
फर्स्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में बताया हुआ है कि ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ है। एनसीईआरटी के जो 7th क्लास की बुक है उसमें से ये क्वेश्चन बना हुआ है, और उसमें इस चीज़ को स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बिल्कुल सही बात है। और जब वहाँ पर हरा भरा मैदान था तो वहाँ की जो गुफाएँ हैं उसमें नदियाँ, मगर, हाथी इत्यादि या बकरियों के चित्र पाए गए हैं। तो इसमें जो है दोनों ही कथन जो हैं क्या होंगे? सही होंगे। दोनों ही कथन जो हैं यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवड़ जल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन ये। डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन सेंचुरी बिहार राज्य में, कई बार कक्षा में बताया, मैंने कई बार क्लास में इस चीज़ का जिक्र किया है कि भारत में डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? बिहार में है, भागलपुर में। कहाँ पर? बिहार में भी, भागलपुर में है। तो ये बिल्कुल सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि डॉल्फिन उन्हीं स्थानों पर होती हैं, ज़्यादातर मुख्य रूप से पाई जाती हैं जहाँ नदियों में जल जो है बिल्कुल स्वच्छ और सही होता है, स्वच्छ जल में रहती हैं ये। यानी कि स्वच्छ जल की में रहने वाले जीव हैं ये। कौन? डॉल्फिन। यानी कि डॉल्फिन जहाँ है वहाँ स्वच्छता है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन क्या होंगे? बिल्कुल ही सही कथन होंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर देखें तो अगला जो नया प्रश्न है इसमें वो किससे आया है? वह आया है आपका बायोगैस से आया है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किन का मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा सीधा सा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कई बार हमने ग्रीन हाउस गैस को लेकर डिस्कशन किया है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और उससे संबंधित बातों पर हमने डिस्कशन किया है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न संसाधनों के बारे में है, और जिस पे पहला 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये एक सेंस नेगेटिव आता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य, संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये अगर इस तरीके से स्टेटमेंट होता तो सही होता, लेकिन सभी संसाधनों का ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा जो बोला है कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सटीक, कि समय और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है किसी भी महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी कोई भारी प्रश्न नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए गलत और बी सही। तो इसका पहला आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खनिज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचानिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ट्रेडिशनल सोर्सेज की बात कर रहा है। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो यहाँ पे जो जल विद्युत है, भूतापीय ऊर्जा जो है, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, फायरवुड। तो अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल लास्ट ईयर के पेपर से उठा के डाल दिया है। सिंगल क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, वहाँ से इसको उठा के डाल दिया मैचिंग से। इसमें मैचिंग बिल्कुल इसके आमने सामने वाला है, बिल्कुल इसके आमने सामने वाला मैचिंग है। यानी कि इसका ए बिल्कुल सही होगा। ए, बी, सी, डी ये तीनों ही बिल्कुल आप अपने सामने वालों के साथ मैचिंग कर रहे हैं, इनके संसाधन बिल्कुल एक जैसे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ जो बना है ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है 12,000 साल पहले। तो चलते हैं 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल पहले जो ये बात हो रही है, ये बात हो रही है मध्य पाषाण काल की, लिथिक एज की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है कि 12,000 साल पहले। अगर आप कक्षा 6 के किताब का चैप्टर 2 देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को बताया हुआ है कि 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने से घास वाले मैदान विकसित हुए। अब सीधी सी बात है, जहाँ घास वाले मैदान विकसित होंगे वहाँ पर जानवर भी आएंगे। तो दोनों ही कथन एक दूसरे सही हैं, और ए का कारण बी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। अगला क्वेश्चन भी इतिहास से है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पूरा स्थलों के संदर्भ में हो। ये प्रश्न बिल्कुल ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के गए हैं, 6th क्लास की ही बुक को पढ़ गए, तो वहाँ से ये दोनों प्रश्न है पूरा स्थलों के संदर्भ में। यानी पूरा स्थल हम किसे बोलेंगे? जहाँ वस्तुओं के अवशेष पाए जाएंगे, जो पुराने वस्तुओं के अवशेष पाए जाएंगे। तो इसमें केवल ए, ओनली वो ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है, और हड़प्पा सभ्यता अक्सर हम पढ़ते हैं, और कई बार इसको मैंने पढ़ाया भी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? पत्थर की मोहरें। बिल्कुल सही है। पीले रंग के डिजाइन किए हुए पात्रे, बिल्कुल गलत है। पीले रंग के नहीं,
लाल और भूरे रंग के बर्तन पाए गए हैं, डिजाइन पाए गए हैं। तो बर्तनों पर जो लेप किया जाता था और रंग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जो अभी पाए गए हैं अभी तक बर्तन, वो किस प्रकार के पाए गए हैं? लाल और भूरे रंग के पाए गए हैं। पीले रंग का कोई भी उसमें ऐसा कलर का यूज़ नहीं किया गया है। इसी तरीके से लोहे से बनी तकलियाँ, बिल्कुल गलत है ये। लोहे का उपयोग अभी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने करना शुरू नहीं किया था। तो ऑप्शन डी है, और डी स्टेटमेंट है सोने के बने बर्तन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सोने के साक्ष्य पाए गए हैं, तो इसका ए और डी होगा। ए और डी किस में है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, ए और डी। सोने जो इनको निर्यात किए जाते थे, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कर्नाटक से ये सोने का आयात करते थे। अगला प्रश्न महापाषाण काल से आ गया। महापाषाण काल में कंकालों को लेकर, भाई कंकाल आ रहे हैं अब, तो कंकालों के अवशेष थे, और इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाना है। भाई महिला के कंकाल का अनुमान लगा रहा है कि किसी महापाषाणिक कब्र में से कंकाल मिले हैं दो, और उसमें महिला के कंकाल का अनुमान लगाना है कि भाई ये महिला का कंकाल है या नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कैसे लगाएंगे? तो हड्डियों की संरचना दी हुई है, कंकालों के साथ मिले आभूषण, तो भाई महिलाओं का प्रिय होता है आभूषण, तो यहाँ पर आराम से आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, क्योंकि आकार के बारे में अभी तक कोई किसी चीज़ की, और खाना पकाने की ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे खाना बन रहा होगा या महिलाएं खाना जब पका रही होंगी वहीं उनकी डेथ होगी, तो कब्र वहाँ नहीं बनेगी जहाँ खाना बन रहा है। तो यहाँ पे ए और बी होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इसका सटीक आंसर होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 46, इसमें क्या बोल रहा है? ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। यानी प्रारंभिक काल से शुरू करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा काल आया इनमें से? महापाषाण, साफ साफ दिख रहा है कौन सा आएगा? महापाषाण, जो कि स्टोन एज हैं वो शुरू हुए, और स्टोन एज के बाद ही अगली चीज़ें। तो अब देख लेना भाई, बी पहले किस में आ रहा है? बी आ रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में, तो अब किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बी इसी में ही सबसे पहले आ रहा है, तो ये इसका बिल्कुल आंसर सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आरोही लगवा रहा है, उल्टा लगवा रहा है कि सबसे बाद में कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा होता चला गया। तो इसमें लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत, सिक्के भैया आगे, सिक्के आगे, तो सिक्के सबसे नए आ गए थे, तो इसमें हो जाएगा आपका ए, पहला वाला ACBD, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। इतिहास से प्रश्न है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अंदर, बिल्कुल सही उठा हुआ है, और एक कक्षा 8 की किताब से प्रश्न उठाया हुआ है ये चोल मंदिर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल वही लाइन रख दी है, क्योंकि चोल मंदिर जो जहाँ पे मंदिर बने वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी स्थापित हो गए। मंदिर के आसपास कस्बे बसने लगे, दुकानें, बाजार इत्यादि सजने लगे। इसके साथ साथ काश्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, और प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं, और दोनों का स्पष्टीकरण में बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है इसमें 49, तो ये दिल्ली सल्तनत से आ गया भाई, मध्य काल से आ गया, मध्यकाल के इतिहास से प्रश्न आ गया है कि तवारीख, भाई तवारीख से पूछ रहा है, तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह दी। तो ये सलाह दी, बिल्कुल इसका जो आंसर है तवारीख का, एक तारीख है, एक तवारीख है। तवारीख का जो संबंध है मुख्य रूप से वो प्रशासनिक व्यवस्था से है, तो इसमें ए गलत है, और जो बी है वो सही है। इनके विचारों से लोग सहमत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है भाई रजिया सुल्ताना से। तो रजिया सुल्ताना ने अपने अभिलेखों में, जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए, उसमें अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये भाई बिल्कुल गलत है। रजिया सुल्ताना अपने दरबार में पुरुषों जैसे कपड़े पहन के तो जाती थी, पुरुषों जैसा वो व्यवहार करती थी, मतलब कपड़े पहन के जाना, पुरुषों जैसे टोपी पहनना, काबा पहनना वो करती थी, लेकिन उन्होंने कभी पुरुष होने का भ्रम पैदा नहीं किया। तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा दिया है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक एवं लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। भाई तो ये तो सही है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट, दो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन दूसरा है वो सही है, ए गलत और बी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो दूसरा ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मुगल काल से आ जाता है अगला प्रश्न कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल
के विचार के शासन के सिद्धांत को अपनाया। तो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल को नहीं अपनाया और ना ही उन्होंने उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। अकबर ने कहा आगरा में शुरुआत की थी, सुलह कुल की शुरुआत कहाँ की थी? आगरा में की थी। और वहाँ पर वो सभी धर्मों के साथ मीटिंग करता था, सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ मीटिंग करता था और उनके धर्म के विषय में जानने का प्रयास करता था। तो यहाँ पर स्पष्टता है कि जो कथन ए है वो गलत है और कथन बी जो है वो सही है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है हमारा। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गए, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पे जनजातीय समाज पर इसका विभाजित नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जनजातीय वर्ग कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बिल्कुल सही है बी वाला, क्योंकि बी जो है कई सामाजिक उसमें विभाजित नहीं था, क्योंकि जनजातीय वर्गों पर जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी है उसका कोई एक प्रभाव नहीं दिख रहा था, नहीं पड़ा था अभी। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गए थे, ऐसा नहीं है, और बड़े पैमाने पर जातीय भेदभाव भी बढ़े थे। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर होना चाहिए। इसका क्या होगा दूसरा आंसर? ए गलत है और बी सही है। और अगला प्रश्न आता है बहादुर शाह जफर से, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। और इस प्रश्न में 1857 के विद्रोह का जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं को एक संघ बनाने का आह्वान किया। और बिल्कुल ये बिल्कुल सही कथन है। बहादुर शाह जफर ने भारतीय राजाओं को चिट्ठी लिखकर संघ बनाने का आह्वान भी किया और उसके समर्थन में रातों रात कई राजा रजवाड़े सहमत भी हो गए। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो हैं सही हैं और ए और बी दोनों एक दूसरे को सुनिश्चित करते हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न औपनिवेशिक काल के लिए कॉलोनियल टाइम में महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में महिलाओं के जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो जी इसका सीधा सा गलत जो विकल्प है वो आपका प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि प्रार्थना समाज में चूँकि हम बात कर रहे हैं किसके? औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो प्रार्थना समाज में केवल हिंदू, यहाँ पे देखो नेगेटिव वर्ड क्या आ गया? केवल आ गया। सभी वर्ड और केवल वर्ड एक नेगेटिव वर्ड के नेगेटिव सेंस देते हैं हमेशा लगभग। तो यहाँ पर जो केवल जो शब्द है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। इट मीन्स केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया उसने, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसने सभी ग्रंथों पर प्रार्थना समाज ने विचार विमर्श किया और उसमें व्याप्त रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो या जाति व्यवस्था के संदर्भ में रहा हो। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न बिल्कुल जनरल नॉलेज का प्रश्न है और ये आप लोगों को मुझे पूरी आशा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी कि तेलंगाना राज्य पहले भारत किस राज्य का हिस्सा था। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखते हैं भाई। अगला प्रश्न किससे है? संचार माध्यम से, भाई मीडिया से प्रश्न आ गया है थोड़ा सा कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो कम्युनिकेशन को बात की जा रही है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों तक सूचना पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समाचारों के माध्यम से नागरिकों तक एक सूचना पहुंचनी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे समाचार के विज्ञापन के हर एक क्षेत्र को इसको कवर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल समाचार नागरिकों तक सूचना पहुँचनी चाहिए समाचारों के माध्यम से और समाज के प्रत्येक दृष्टिकोण पर इसकी दृष्टि होनी चाहिए। तो ए और सी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी चित्रण, थोड़ा ये हमारा हो जाता है पेडोलॉजी का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? रूढ़िवादी जेंडर स्टीरियोटाइप का, यानी कि भेदभाव, महिला पुरुष के बीच होने वाले भेदभाव का उदाहरण नहीं है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने पहला लगाया बिल्कुल सही लगाया कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई दिखाई गई है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन करते हुए। तो ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ज्योग्राफी से प्रश्न उठा हुआ है ये।
दो कथन दिए हुए हैं। महाद्वीप की पहचान करनी है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कई बार इसको डिस्कस किया है क्लास में। इस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंख मूंद करके आंसर लग जाना चाहिए। तो पहला इसका सही है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ गया इसमें। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशनिया होता तो ये भी आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और सबसे छोटा महाद्वीप है और द्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी ज्योग्राफी से है कि सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही इसका आंसर लग जाना चाहिए कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। किसकी? परिक्रमण करने की अवधि। जैसे जैसे सूर्य बीच में है, इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इसके परिक्रमण काल भी बढ़ता, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ अगला जो प्रश्न है, नया प्रश्न है हमारा, वो क्या है कि कल्पना करें, ये भी वही ज्योग्राफी का है और इसमें कल्पना करनी है कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, है ना। पृथ्वी पर जो झुकाव है उसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये पृथ्वी है और इसका झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री का है और ये इसके कक्षीय तल है। तो कक्षीय तल से 23.5 डिग्री का झुकाव है। अगर ये झुकाव ना होकर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, ऐसे होता है इसका कक्ष तल, ठीक है, इस तरीके से होता, तब क्या होता, ये इसने पूछा है, इसने कल्पना करने की बात की गई है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, प्रदीप्त व्रत और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती है। भाई जिन्होंने क्लास की है उनको बिल्कुल सटीक पता है कि प्रदीप्त व्रत क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। और जो कक्षा में हमने इसमें डिस्कस किया है वो क्या किया हुआ है कि प्रदीप्त व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब सीधी एक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, एक प्रदीप्त रेखा और अक्षांश देशांतर रेखाएं इससे मिल जाएंगी। अक्षांश रेखाओं के साथ इसका कोई संबंध नहीं होगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसका ए और सी इसका सही बिल्कुल होगा आंसर, यानी कि पहला आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है ग्राम पंचायत? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अभी कितने आराम से इसका प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये तो कक्षा 7 के प्रश्न किताब में से बिल्कुल सीधा सा उठा कर रख दिया है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है ना। SHO बोला जाता है, यानी कि SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार डिसीजन दिया है। और इसके साथ साथ जो संशोधन हुआ 2005 में हिंदू सक्सेशन लॉ में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया। कितने का? बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया महिलाओं को भी। तो इसी के साथ अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी संविधान से वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए था और इसके ना ही छूटा होगा आप लोगों का। और भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भाई कई बार डिस्कस किया है क्लास में कि भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर होगा न्यायपालिका। मैंने कई बार बोला है कि संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है या जो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसका है? न्यायपालिका का है, हमारी जुडिशरी का इसका अधिकार है। अगला प्रश्न है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। अब यहाँ पे कितनी अच्छी चालाकी की है। पहले हम इसे नॉर्मली SC ST के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर दे दिया है आदिवासी और दलित, यानी कि आदिवासी ST शेड्यूल ट्राइब और दलित यानी कि SC शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर SC और ST यानी कि आदिवासी और दलित वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। तो इसका आंसर होगा संघवाद। जहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें हो उसे क्या कहा जाएगा? संघवाद कहा जाएगा। भारत संघवाद नहीं है, क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक देश है। कैसा है? अर्ध संघात्मक देश है।
पूर्णतः संघवाद संघीय देश नहीं है। संविधान में कई बार इसका जिक्र किया गया है, पढ़ते समय हमने किसका कई बार जिक्र किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन हमें रखना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है। और स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। दूसरा दिया हुआ है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। यानी सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो सीधी सी बात, सरकारी नौकरियों में सूचीगत जो दलित जाति है उसके उम्मीदवारों को आरक्षण देना सामाजिक न्याय की बात करता है। उसी तरीके से न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, यानी कि काम के बदले में न्यूनतम इतनी धनराशि, इतना मेहनत तो मिलना ही चाहिए, इतना मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। ये दोनों ही बातें जो हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा। आरक्षण के बारे में कई बार हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 16 को, और इसके साथ साथ न्यूनतम मेहनताना को लेकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 में चीज़ों को बताया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। भाई पेडालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें सीधा और सटीक आंसर हो जाएगा उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। नई दिल्ली की वास्तु शैली जो है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, इस पर उसे चर्चा का केंद्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास के शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीधा सा सरल शब्दों में है तो इसका सीधा सा आंसर होगा तीसरा, कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। यानी कि ऐसे मुद्दे पर विचार किया जाए जिसका संबंध आज भी वर्तमान से है या इतिहास के उन पहलुओं की वजह से आज के वर्तमान प्रभावित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है समसामयिक मुद्दों यानी कि करंट अफेयर्स को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। विश्लेषण एनालिसिस होना जरूरी है। जब हम करंट अफेयर्स के विषय में जानते हैं तभी हम उसे सामाजिक के बेसिक मुद्दों से जोड़कर, बुनियादी मुद्दों से जोड़कर बात कर सकते हैं। सी दिया हुआ है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय को प्रतिनिधित्व नहीं, सनसनीखेज खबर की बात इसमें नहीं होगी। विद्यालय परिसर में अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने की अधिगम करता, बिल्कुल विद्यालय परिषद और विद्यालय के बाहर की जो दुनिया है, जो संसार है, उसको जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर ए, बी और डी सही होगा। तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। ए बी डी सॉरी दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। ए बी डी बिल्कुल इसका सही होगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। वही समानता पर चर्चा करनी है और समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य इसका होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अधिगम करता है, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बिल्कुल सही बात है। गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। गरिमा, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना, इस समानता को लेकर आता है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सम्मान की बात हो रही है तो यानी समानता होगी, सभी की बात हो रही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, बिल्कुल संविधान में जैसे कि अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 to 18 के बीच में समानता को लेकर बात की गई है तो उसके मूल्य को परिलक्षित होना आधारित है। इसके बाद अगला यह है समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता है, कुछ अंतर समानता को स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो इसका डी वाला गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ए बी सी तीनों ही सही हैं। शुरुआत के जो ए बी सी हैं तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इसमें गलत है। अगला प्रश्न है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को, कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें। बिल्कुल किसकी बात कर रहे हैं, विविधता की व्याख्या की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों की तो बात होगी ही होगी, उससे जुड़े उदाहरणों की कक्षा में चर्चा होनी चाहिए। बी बोल रहा है केवल उन्हीं उदाहरण, भाई केवल आ गया तो हम इसे यहीं रोक देंगे।
केवल यानी कि खत्म। अब इसका नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है, तो केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, तो ये नहीं होगा। केवल आ गया यहाँ पे, केवल उन्हीं उदाहरणों को स्पेसिफाई कर दिया है हम, जबकि विविधता की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सी देखते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। बिल्कुल सही जवाब ए और सी इसका होगा। ए इसका आंसर जो है क्या होगा, ए और सी सही होंगे। इसके सही विकल्प का चयन करना था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में किस आकलन को बल देना चाहिए? तो इसमें हम जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर होगा कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने और कि अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन करना, अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन करना, इसमें क्या होगा, फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण। भाई द्वितीयक स्रोत का उदाहरण जो इनडायरेक्टली हमें सोर्सेज बता रहा हो, और जो बताने वाले हैं वो नहीं। जैसे ही कोई किताब है, उसको लिखने वाले का नाम अगर उसके साथ आता है तो वो जो व्यक्ति है वो प्राथमिक सोर्स है, पुस्तक उसकी द्वितीयक सोर्स हो जाएगी। जैसे कि भारत का संविधान, ये उसका द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होगा, क्योंकि इसको लिखने वाले थे, इसका निर्माण करने वाले लोग थे, वो प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे इसके, जबकि ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्रोत आएगा। बाकी अन्य जो ऑप्शंस देखेंगे इनमें सभी लेखकों का नाम आया हुआ है, उनके जो प्रथम रिसोर्स हैं उनके नाम आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ये स्त्री शिक्षा पर चर्चा को बात की बोली गई है, तो इसमें दूसरा वाला बिल्कुल नहीं है, चौथा वाला बिल्कुल नहीं है, और इसमें जो ताराबाई शिंदे के लिए है, ये स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना को लेकर किताब है, इनकी असमानता को दूर करने के लिए होगा, तो ये भी नहीं है। तो इसमें जो होगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रुकैया सखावत हुसैन कृत जो उनकी किताब है क्या है, सुल्ताना का स्वप्न, ये बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ के परिक्षेप का विकास करना चाहिए? यानी भूगोल शिक्षण में किन मुद्दों को जोड़कर करना चाहिए? शिक्षण का जो विकास है वो किस मुद्दों को लेकर? संसाधन और संरक्षण को लेकर इसमें होना चाहिए। संसाधन और संरक्षण की बात होनी चाहिए भूगोल शिक्षण में। विकास और विस्थापन की बात है, मानव विकास की बात होनी चाहिए। सी वाला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, सी वाला नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय, पॉलिटी से जुड़ा हुआ विषय हो जाता है। तो इसके बाद ए, बी और डी इसका सही होगा, ए, बी और डी, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पेडोलॉजी से ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा, यानी कि जो सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें अभिकर्ताओं को किस बात के लिए प्रेरित करती है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना इसका प्रेरित करती है। तो अगला प्रश्न आते हैं जल्दी से। तो अगला प्रश्न है कि अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अध्ययन के अंत में, जो अध्ययन के अंत की बात हो रही है, तो अध्ययन के अंत में जो प्रश्न दिए होते हैं ये विद्यार्थियों की अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये वाला। दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य की तुलना और विभेद करना, ये कक्षा से संबंधित कार्य है, यानी कि अध्याय के अंत में नहीं, और ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा से पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ को विस्तृत करता है। बिल्कुल, जो पीछे पढ़ाई गई बातें हैं उसको विस्तृत करने में सहायक होता है। तो ए और सी इसका सही आंसर होगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन विज्ञान के पुस्तकों में क्या होना चाहिए? कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो इसमें बात बोली गई है वो क्या बोली गई है कि मुद्दों की परिभाषाओं का विवरण दिया गया है। तो ये परिभाषाओं को लेकर बात बोली गई है, जो कि हम देखते हैं कि हम अपने सिलेबस में परिभाषाओं और विवरण पर इतना जोर नहीं देते हैं। तो इसका बी और सी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसका। और अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया होगा? तो ये जो प्रश्न है वो शिक्षक जो है किस कौशल को बढ़ावा देने के लिए जोर दे रहे हैं? तो यहाँ पर होगा अनुभवों की तुलना कर रहे हैं वो, कि आप किस तरीके का अनुभव करते हैं अगर उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके भाई के साथ किसी तरीके का भेदभाव किया जा रहा होगा, तो आपका अनुभव क्या रहेगा? तो अगला प्रश्न है कि बाजार विषय पर परिचर्चा के लिए, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा
यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। एक दुकानदार को कक्षा में किसके लिए? साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बाजार विषय का जो परिचय है उसके लिए शिक्षा शास्त्रीय की विधि का सर्वोत्तम वर्णन यह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कविता दी हुई है और इस कविता में जो विश्लेषण है, अधिगम हुए चर्चा कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी होगा, तीसरा होगा। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही ये आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने आंसर अपने चेक किए होंगे साथ साथ में, और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि किसके कितने मार्क्स आते हैं। और पहले पेपर के भी वीडियो पर्यावरण अध्ययन को लेकर मैंने डाल दी है, उससे भी जुड़े अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसकी पाठ्यचर्या में क्या चीज़ें आएंगी उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेट कर जाता है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, बिल्कुल ये आपका जो हो जाता है नागरिक शास्त्र से हो जाता है, यानी कि जो पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है उससे संबंधित हो जाता है। और इसके साथ साथ सी जो बोला है कि हम भारत के अतीत और सामाजिक या सामयिक विकास का अध्ययन करना, यानी अतीत की बात हो रही है तो ये हिस्ट्री, इतिहास से संबंध हो जाता है। तो ये तीनों ही जो हैं वो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, यानी कि ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में चीज़ें कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं कि यहाँ पर यहाँ इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा दिक्कत किया हुआ है कि यहाँ जो इंग्लिश है, इंग्लिश में रोटेशन दिया हुआ है, हिंदी में परिक्रमण दिया हुआ है, जबकि रोटेशन का मतलब घूर्ण होगा। क्या होगा? घूर्ण होगा। और जो रोटेशन है उसका अर्थ क्या होगा? घूर्ण होगा। परिक्रमण का रिवॉल्यूशन होगा अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हिंदी के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इंग्लिश के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए, पहला वाला जो ऑप्शन है ए, बी, सी, वो बिल्कुल सही होगा। रोटेशन, डे एंड नाइट एंड सीजनल वेरिएशन, ये इसका आंसर होगा। तो रोटेशन और परिक्रमण, यहाँ पर ट्रांसलेशन में CBSE की तरफ से यानी सीटेट का जो परीक्षा हो रही है उसमें ये दिक्कत हुई है। तो इस पर देखते हैं कि क्या करती है सीटेट और CBSE क्या करती है, किस तरीके का इस पर मार्किंग करेगी या नंबरिंग किस तरीके से देगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के विषय पर चर्चा करते हो भूगोल की पाठ्य पुस्तक में किस अध्याय के साथ उसका अंतर संबंध स्थापित करेंगे। तो खनिज संसाधन, उद्योग, इंडस्ट्रीज़ और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम इस पर बात करेंगे। तो इसका आंसर ABC होना चाहिए, पहला वाला इसका आंसर होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र का भ्रमण आयोजित करना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए, पहला वाला इसका सही होना चाहिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल की बात हो रही है तो सीधे बारे मॉक ड्रिल जो होते हैं स्कूलों में कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं वो क्या होंगी, उसकी बात यहाँ पर होगी, बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न थोड़ा स्टैटिक्स है, यानी तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो तावा बांध तो सबसे पहले कि नर्मदा नदी की सहायक नदी तावा पर स्थित है और इसका जो आंसर होगा वो मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। विविधता की बात हो रही है, व्याख्या करनी है किसकी? विविधता की। तो लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करना, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का SST को लेकर। तो ये कुछ प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा 4th, क्योंकि 1950 में नहीं 1952 में चुनाव हुए थे।
इसी के साथ ही SST के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितने नंबर्स आए हैं। और पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।